ओके जी। सो आज का तारीखी दिन 15 सितंबर, और आज से जो है आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री को एक्टिव होना है। और देयर वाज अ वेरी गुड साइन जब मैं कॉलेज के लिए आ रहा था, तो देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ किड्स गोइंग टू स्कूल, और देखकर बहुत अच्छा लगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आराम से गाड़ी ओवरटेक करके मैं निकल जाता था, लेकिन आज ना दिल चाह रहा था कि हर रिक्शे वाले को या हर गाड़ी को जिसमें एक बच्चा नया यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ है और उसके साथ उसके फादर या उसकी मदर बैठी हुई है या उसका भाई बैठा हुआ और वो स्कूल जा रहा है, तो क्योंकि आई लिव इन गुलिस्तान जौहर, सो देवर लाइक फ्यू स्कूल्स जो 9th और 10th को केटर करते हैं, और लाइक अ लॉट ऑफ स्कूल्स रादर। तो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा कि वो माशाल्लाह यूनिफॉर्म्स के अंदर टाई शाई लगाई हुई है, नया यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा जो है वो एक तरह का, आई डोंट नो कि वेदर इट वाज लाइक एन एक्साइटमेंट और नॉट, लेकिन पेरेंट के शक्ल पे जो थी वो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन लेवल जरूर था। दैट बेसिकली वाज लिटरली वेरी एक्साइटिंग टू सी, और अच्छा लगा देखकर। आई होप कि ये इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक के अंदर, इस वीक के अंदर अब इस तरह की सीन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और जो स्कूल्स हैं इंशाल्लाह 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 आबाद होना शुरू हो जाएंगे, और अच्छा लगा देखकर। सर इट वाज रियली एक्साइटिंग टू सी और रियली प्लीजिंग टू सी के स्कूल्स में बच्चे जो हैं दे आर गोइंग, और यूनिफॉर्म्स वगैरह नजर आना शुरू, वरना आंखें तरस गई थी। सो hopefully inshallah soon you will be traveling to the college as well with all the required SOPs and so on and so forth. और आज मैं भी आते हुए मैं भी मेरी बात हो रही थी, सर इमरान से मेरी बात हुई थी, तो it was like they are literally very excited, and SOPs का जो पूरा का पूरा एक डेकोरम जो मेंटेन करना है वो सब चीज़ें अब होनी शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो by the end of this weekend inshallah things will be a fine, hopefully inshallah। और what knows next week आप लोग इस तरह से इंशाल्लाह अपने घरों से निकल रहे होंगे कॉलेज के लिए, और निकाब के सही है SOPs के साथ। खैर जी, so this is basically something that I really I'm excited to share। और इंशाल्लाह ताला आज मैं जितने भी क्लासेस लूंगा उन सब में मैं पहले यही बता रहा हूँ कि यार मैंने आज बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा, so it's really a sigh of relief I guess। खैर जी, this कह सकते हैं दिस सर्वे वाज ब्रॉट टू यू बाय दानिश सर्विस वाली चीज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमने कल की क्लास में बात की थी, और मैं फिर आप लोगों से बिफोर आई स्टार्ट, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी रिसेंटली यानी कि इसकी इस वीक में और उसने क्लास ज्वाइन की हो? एनीवन हु रिसेंटली हैज ज्वाइंड द क्लास? एनीवन? इस अहमद मुनीर, you already have, so I know that you are there. Anyone else who recently has joined the class this week, यानी कल उसकी पहली क्लास हो और संडे को उसने अप्लाई किया और so on? नहीं है? That's good enough। अच्छा जी, अब दो तीन चीजें हैं तमाम तर वो स्टूडेंट्स जिनका पुराना काम रह गया हुआ है, डिस्कशन करने वाला रह गया हुआ है। एज सून एज द कॉलेज स्टार्ट्स और फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो यू शुड कम टू मी, और वहाँ बैठकर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि हाउ योर प्रीवियस वर्क शुड बी हैंडल्ड। वो डेफिनेटली या तो आप लोग अपने काम कंप्लीट करके कर सकते हैं, या फिर होगा इस तरह से कि हम कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह सेटल डाउन करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी SOP रिक्वायरमेंट कैपेसिटी, और इस चीज़ की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, या फिर आप लोगों को जो है वो टीचर असिस्टेंट असाइन हो जाएगा, TA असाइन हो। सही है, टीचर असिस्टेंट असाइन होने का मतलब ये है कि देन दैट TA इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल ऑफ हैंडलिंग ऑल द स्टफ दैट यू हैव मिस्ड। और
थ्रू आउट द ईयर अगर आपको कोई भी काम कराना होगा तो वो उसके साथ आपका होगा, अपार्ट फ्रॉम मी delivering the lectures और handling the course in routine. ठीक है, आउट ऑफ रूटीन हो जाएंगे डेफिनेटली टीएस जो होंगे, टीचर असिस्टेंट्स जो होते हैं, वो इस चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है जी, सो ये इस चीज को ज़हन में रखिएगा। तो आप लोग अपना काम जो है वो सबका सब कंप्लीट रखें। सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी सर काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम कंप्लीट करें आप। और काम कंप्लीट कैसे करना है आप लोगों को? वो काम कंप्लीट ऐसे करना है कि क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थ्रू आउट डे वन से दे आर हियर एंड दे ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड। सो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। आप लोग हैं सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आप लोग पूछ सकते हैं किसके पास काम कंप्लीट है, द वन हु बेसिकली हैव द काम थॉरली डन, तो वो अपना काम शेयर कर सकता है एंड सो ऑन एंड सो। रही बात इस चीज़ की कि अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बात की थी, हमारी जो बात कंप्लीट हुई थी दैट वाज अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, तो हमने लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में हमने सारी बात कर ली थी कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर पैटर्नलिस्टिक कौन कौन से होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उनकी। और साथ साथ हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की थी कि जो हमारे पास ये लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, इन लीडरशिप स्टाइल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोगों ने कंसिडर करना है वो फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या हम लोगों को फोर्स करते हैं कि हम अपना लीडरशिप स्टाइल चेंज करें, या देयर हैज टू बी अ चेंज इन द वे वी आर हैंडलिंग पीपल। मैं पहले और ये बार बार बात कर रहा हूँ कि दो तरह के हमारी कंपनी में लोग होते हैं, या तो थ्योरी एक्स के लोग होते हैं, थ्योरी वाई के लोग। और थ्योरी एक्स के लोगों को हैंडल करने का एक ही तरीका है, दैट इज ऑटोक्रेटिक। जबकि हम डेमोक्रेटिक को हैंडल करने के लिए, थ्योरी एक्स को हैंडल करने के लिए ऑटोक्रेटिक तरीका होता है, जबकि थ्योरी वाई को हैंडल करने के लिए हम ऑटोक्रेटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पैटर्नलिस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिए। ओके, सो अब हम लोगों ने आज बात क्या करनी, अब हम लोगों के पास बातें आ रही हैं कि थ्योरीज पढ़ ली, थ्योरीज के लिहाज से लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिया, अब थ्योरीज की प्रैक्टिकलिटी पढ़नी है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये कि भाई एक्शन प्लान पढ़ना है। मास्लो ने, टेलर ने, एल्टन मायो ने, मिन्सबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, ब्रूम ने, सर आई हैव कंप्लीटेड द नोट्स एंड रिकॉर्ड लेक्चर फॉर सम टॉपिक आई हैव कंफ्यूजन एज रिकॉर्डिंग वाज नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैं बात कर इस बारे में हम बात करें। ठीक है, सो अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास थ्योरीज थी, उन थ्योरीज ने हम लोगों को बता तो दिया कि जी ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं, पैसा अच्छा है, कैटेगराइज करना अच्छा है, इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, और एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ये सारी बातें करती हैं हमें। बातें थ्योरी हमारे पास सारी आ गई। यार एक्चुअली मैं क्या करूं, मेरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सही है, व्हाट शुड आई डू कि मेरा बंदा खुश हो, व्हाट शुड आई डू कि मेरा बंदा मोटिवेटेड हो। डू वाली कहानी, करना कैसे है, यानी उसकी थ्योरी क्या है, that is something else and the practice is something else. So what we are talking about right now, it's how to implement these theories. सही है, और जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है कि हम लोगों के पास हल्का फुल्का सा एक शाय ऑफ कंडीशन आनी शुरू हो जाए कि यार देखो ये वाली फलानी थ्योरी थी ना, उस फलानी थ्योरी ने ये बात की थी, तो यार देखो ये वाली चीज जो है ना, उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए ये करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे फलानी थ्योरी अप्लाई होगी। सही है, कुड बी मोर देन वन एज वेल। अच्छा, जैसे थ्योरीज थी, थ्योरीज के अंदर मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि थ्योरीज को थॉरली आपको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं होता। मकसद यू आर नॉट बाउंड कि आपने मिन्सबर्ग की 10 की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करवानी। भाई आपकी मर्जी है, आपका काम है, आप चाहते हैं कि जी मेरा ख्याल है सिर्फ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो कंसर्न कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उस पर काम करना शुरू कर दें। बाज बंदे कहते हैं कि जी हमें मास्लो के सिर्फ 2-3 लेवल्स को ही हम लोगों ने जहन में रखना है, साइकोलॉजिकल, जॉब सिक्योरिटी और सोशल को जहन में रखना है, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जहन में नहीं रखना। ना रखें यार, आपकी मर्जी है। मतलब आपने जैसे काम करवाना, सही है, जैसे आपका काम हो रहा है आप वैसे काम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे के सारे थ्योरीज अप्लाई करें। सही है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी थ्योरी अप्लाई ना करें, तो आप चंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक थ्योरी का एक चंक अप्लाई कर लें, किसी दूसरी थ्योरी का दूसरा चंक अप्लाई कर लें। बिल्कुल इसी तरह से जो आज हम लोगों ने बात करनी है प्रैक्टिस के लिहाज से, प्रैक्टिस के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब के सब उसी अरेंजमेंट में और सब की सभी अप्लाई करें। डिपेंड करता है कब कौन सा आपको एक कार्ड इस्तेमाल करना है। याद रखो, ये जो मैं आप लोगों से आज बात स्टार्ट करूंगा, दैट बेसिकली इसको आप ऐसे कंसिडर कर लो जैसे आप लोग कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश खेलते हैं, सही है,
वैसे आपके पास कार्ड्स हैं। आप कौन है? मैनेजर है। अब आपके पास कार्ड्स, ठीक है, ये कार्ड्स मिला जुला के कोई 17 कार्ड्स बन, ठीक है। आप मैनेजर हैं और आपके हाथ पे 17 कार्ड्स हैं, ठीक। अब इन 17 कार्ड्स में से आपको जो कार्ड जब पसंद आ रहा है आप वो कार्ड थ्रो करो। टारगेट क्या? टारगेट इज टू गेट योर एम्प्लॉय मोटिवेटेड, सही है। तो अब हमें कौन सा कार्ड पहले खेलना है डिपेंडिंग, जो आपके हाथ में, दिस कार्ड्स आर इन योर हैंड एंड यू हैव टू मेक योर ओन मूव। इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू डिसाइड कि नहीं जी आपको पहले हार्ट्स की मूव करनी है, तो पहले क्लब को मूव करना है, तो पहले आपने जैक फेंकना है, तो पहले आपने 9 फेंकना है। ये मैं नहीं कह सकता आपको। देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल, सही है। आपकी मर्जी, आप जैसे स्टार्ट करना चाहें, आपकी मर्जी जिस सीक्वेंस में आप करना चाहें। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके हाथ में 17 कार्ड्स हैं, ठीक है, अब 17 कार्ड्स का क्या नाम है वो अभी हम बात करते हैं, 17 कार्ड की मैं बात करता हूँ, ठीक है। 17 कार्ड्स आपके हाथ में, अब आपकी मर्जी है आप कौन सा कार्ड कब खेलना चाहें। आप वो ऑब्जेक्टिविटी जहन में रखें और उस ऑब्जेक्टिविटी के लिहाज से अगर आप कार्ड आप प्ले करेंगे कि जी मुझे सर्टन चीज एक्स चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके जहन में कि यू नो अ लॉट ऑफ मार्केट्स, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी आपको पता है, आपको कपड़े की मार्केट भी पता है, आपको गोश्त की मार्केट भी पता है, आपको सब्जी की मार्केट भी पता है, आपको मोबाइल फोन की मार्केट भी पता है। तो डेफिनेटली आप सब्जी लेने के लिए जाएंगे तो आप मोबाइल फोन मार्केट में नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप कपड़ा मार्केट में नहीं जाएंगे, आपको पता है जिस मार्केट में वो जाना है उसका क्या रूट है, वो कहाँ होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपके सामने जो 17 कार्ड्स आपके सामने होंगे, तो यू रियली नो कि इन 17 के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने रास्ते, ठीक है, अपने अपने रीजंस हैं इस्तेमाल करने के। आपकी कंपनी का जिस वक्त जो रीजन सामने आ रहा हो, रिस्पेक्टिव कार्ड आप खेल लीजिए, इंशाल्लाह आप मसले से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगेन बात फिर वही आती है कि आपको पता है इस बारे में, आप तो मैनेजर हैं, आपको पता है इस बारे में कि कौन सा कार्ड किस वक्त खेला जाएगा, आपको पता है 17 कार्ड का नाम क्या है, सही है, आपको पता है इन 17 कार्डों के काम क्या है, सही है। तो ये चीज जहन में रखती है कि जब हम ये बातें पूरी की पूरी करेंगे, दिस इज नोन एज मोटिवेशन इन प्रैक्टिस, दिस इज द एक्शन प्लान ऑफ थ्योरीज। यानी कि अब थ्योरीज का एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे। यार आप थ्योरीज तो पढ़ ली, जितनी भी हमने बातें गोलमोल करनी थी वो हमने कर ली, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से ये चीज जो है ये कवर अप की जा सकती है, ठीक है। सो अब इन इन चीजों को जहन में रखना है और इन चीजों को जहन में रखकर एक मेरे जहन में व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट इट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, लेकिन मैं क्लास के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं उसका पोल करवा सकूं आप लोगों से। तो अब ये दरअसल क्योंकि मैं टैब से होता हूँ ना, टैब से पोल अलाउ होता नहीं है, कर नहीं सकते आप, तो आई ट्राई। तो एक चीज मेरे जहन में है, आई विल बी डूइंग इट इंशाल्लाह। सो ठीक है जी। सो अब जो हमारे पास जो मोटिवेशन इन प्रैक्टिस की बात आ रही है, ठीक है, मोटिवेशन इन प्रैक्टिस को अगर हम लोग मेजर दो कैटेगरीज में डिफाइन करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास आता है फाइनेंशियल मोटिवेशन और एक आता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, सही है। फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब ये है कि लोगों को खुश करो विद पैसा, सही है। और नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये है कि लोगों को खुश करो बाय गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है, पासिंग ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, पैसे से तो हर कोई खुश हो जाता है, मास्लो ने भी ये बात की थी, टेलर ने भी ये बात की थी, ठीक है ना, देखो रेफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा, सही। अब वो कहता था साइकोलॉजिकल नीड्स, मास्लो कहता है साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी पानी कपड़ा मकान, सही है, उसके लिए आप लोगों को पैसे दे। अरे तो पैसे कैसे दूं, सही है। टेलर कहता है था कि यार आपने बंदे को, जिसको आपने मोटिवेट करना है, उस बंदे को आप सेलेक्ट करें, उसको ट्रेन करें, ट्रेन करके उसका इंटरेस्ट ढूंढें, उसको ट्रेन करें, उसके इंटरेस्ट के अंदर उसको वो काम दे, काम अच्छा करेगा ज्यादा पैसे दे दे, पैसे दे दे, ठीक है। अरे तो पैसे दूं कैसे, मैं किस तरह से दूं, आइए अब हम बात करते हैं पैसे कैसे दिए जा सकते, फाइनेंशियल मोटिवेशन, सही है। एल्टन मायो ने कहा नहीं जी, ह्यूमन रिलेशंस जो है वो बड़े जरूरी होते हैं, और ह्यूमन रिलेशंस में ट्रस्ट और सिंपैथी और लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ये चीजें करनी बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। मैकलेलैंड ने भी इस तरह से बात की कि जी लोग जो है, कुछ लोग ऐसे जो अकेले काम करते हैं, कुछ लोग जो टीम के साथ काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे जो अथॉरिटी हासिल करते हैं। अबे तो अथॉरिटी कैसे दूं, क्या होता है अथॉरिटी को, कैसे हैंडल करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दूं लोगों को मैं। ब्लूम कहता है कि जी आपके पास एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है, जो एफर्ट करनी है वो आपके सामने होती है, बैलेंस होता है, फिर आपके सामने एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं,
ठीक है, एंड देन आपकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी होती है। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या होती है, किस तरह से उसको रिवॉर्ड किया जाए, क्या सिर्फ पैसा ही एक वाहिद चीज है रिवॉर्ड करने के लिए? अगर नहीं है तो व्हाट आर द अदर वेज कि आई कैन रिवॉर्ड दिस पर्टिकुलर पर्सन? तो इसलिए अब थ्योरीज आपके सामने अपनी जवाब लेने लेने के लिए आ रही होंगी कि यार थ्योरी है, अच्छा इसका जवाब अच्छा इस तरह से कर सकते हैं, ओ फाइन दैट्स गुड इनफ। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास कुछ हैं जो फाइनेंशियल हैं यानी पैसे बेस्ड हैं, और कुछ है नॉन फाइनेंशियल जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड है। अच्छा, ये जहन में रखो कि रियलिटी के अंदर भले आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ह्यूमन साइकी है कि अगर किसी 10 लोगों के ग्रुप में से 20 लोगों के ग्रुप में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है और उसको फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो बंदा खुश होता है। साइकोलॉजिकल बात, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि उस बंदे को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई? ठीक है भाई, क्योंकि वो केपेबल था। अब 11 बंदों की क्रिकेट टीम है, एक कैप्टन क्यों बनता है? भाई सब कैप्टन क्यों नहीं बनते? होते तो वैसे सभी खलीफा हैं, लेकिन एक बंदे को कैप्टन डेजिग्नेट क्यों किया जाता है? या अगर वो कैप्टन उस पर्टिकुलर मोमेंट्स पर ग्राउंड से निकल के बाहर चला जाता है तो वाइस कैप्टन कौन होता है? वो क्यों भाई उन दोनों को क्यों रखा है? क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबल समझा गया है। सही है, आपको एक तरह की एक इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिहाज से अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसको समझा जा रहा है कि ही इज और शी इज गुड। ठीक है, एंड बेटर देन अदर्स, व्हेन यू आर बेटर देन अदर्स देन आई कैन से कि आई कैन ट्रस्ट you in conducting any task या doing anything। और that is the reason where companies जब कभी भी responsibility दे रही होती है, so जो employee होता है वो खुश होता है, मोटिवेट होता है। सही है, अब ये याद रखें कि आप जब रियलिटी पे बात करेंगे, जब हम इन इन एक्चुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे होते, यानी कि मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, इसमें एक चीज को जहन में रखना कि अगर आप काम करते हैं 100 रुपए का, सही है, यानी कंपनी को उससे 100 रुपए हासिल हो रहे हो, ठीक है, जो भी आप कोई काम कर रहे हैं उससे कंपनी अगर 100 रुपीज कमा रही है तो कंपनी आपको 2 या 3 रुपए देगी इन रिटर्न ऑफ द बेनिफिट। सही है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। यानी कि आप जो काम कर रहे होते हैं ना, वो काम की वर्थ जो है वो 100 रुपए है, लेकिन आपको जो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको मिलता है वो 1 या 2 रुपए मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई वो ओनर है यार, वो ओनर है, दैट इज द रीजन वाई वो ज्यादा कमाएगा। अगर आपके अंदर एक करेज थी तो आप बिजनेस चला लेते, वो आपकी कंपनी में काम कर लेता। सही, सीधी सी बात। सो इस चीज को जहन में रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी के लिहाज से, तो थ्योरी में तो जनरल बातें हो रही होती, अब हम थोड़े से स्पेसिफिक हो जाएंगे भाई तरीकाकार क्या है। ठीक है, सो इसको हम लोग कहेंगे मोटिवेशन इन प्रैक्टिस। और अब हम लोगों ने ये बात करनी है तो होपफुली मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 3 या 4 क्लासेस के अंदर वी विल बी एबल टू कंप्लीट, सही है, ये सारी की सारी थ्योरीज। और फिर हमारे पास रह जाएगा एक मेरा ख्याल है शायद इस वीक के अंदर वी शुड बी एबल टू कंप्लीट दीज मेथड्स जितने भी हमारे पास हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा मैनेजरियल रोल्स के लिहाज से, एंड देन वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो जब आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोग आएंगे कॉलेज आएंगे तो हम लोग आखिरी चैप्टर सिर्फ कर रहे होंगे, व्हिच इज गोइंग टू बी चैप्टर 12 होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली द प्रेमिसेस। अब मैंने जितनी बातें की हैं उन बातों को लेके चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। ठीक है जी, सो आई एम switching off the video, sharing the screen, and we're starting the lecture. Okay, so this is basically what we had in our last class. सही है, ये हम लोगों ने बात की थी, वो रंगीन रंगीन सी बातें जो की थी वो हम लोगों ने की थी। और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज इज बेसिकली टुडे इज
ठीक है। सो एक्शन प्लान फॉर क्वेरीज के लिहाज से हम लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। अब कैसे इसको रियलिटी में लेकर आते हैं, ठीक है जी। ठीक है नहीं। सो अब ये चीज ज़हन में रखो कि हमारे पास जो फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो आपके पास मॉनेटरी बेस है, पैसा बेस्ड है। पैसे की मैंने बकेट भी बना दी, सही है। और जो हमारे पास नॉन फाइनेंशियल्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल्स के लिहाज से भी हमने बात कर ली। अब नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल्स में आते क्या क्या वो हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द लिस्ट इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करना शुरू करें, ठीक है, तो हमारे पास जो पहला जो कि बड़ा पॉपुलर है दैट इज सैलरी, सही है। नंबर टू वेजेस। अच्छा, वेजेस जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती हैं, आर्ली वेज, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी वाली है ना, ये वाली जो है, ये ओरिजिनली आप लोगों ने ओ लेवल से, जिन्होंने ओ लेवल से बिजनेस पढ़ा हुआ होगा, उन्होंने ये जो पढ़ी है ना, ये पढ़ी होगी एज नॉन फाइनेंशियल। ओरिजिनली इट्स नॉट नॉन फाइनेंशियल, इट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन, ठीक है। सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ओ लेवल से पढ़ा तो क्या हमने गलत पढ़ा? मेरा ख्याल है कि वहां के लिहाज से इट वाज फाइन, लेकिन मेरा अगर हम जनरली बात करें तो या यू बेसिकली हैव रेड रॉन्ग देयर। ओरिजिनली ये एक फाइनेंशियल एलिमेंट होता है। और ये फाइनेंशियल एलिमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली कैश इक्वलेंट्स होते हैं ऑफ क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। सो ये जो बेनिफिट्स जब आपको मिल रहे होते हैं तो कैश इक्वलेंट्स होते हैं, उनको हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, लेकिन इनका भी अपना कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल्स के फाइनेंशियल्स के लिहाज से, सो देयर आर अ लॉट ऑफ नॉन फाइनेंशियल्स। याद रखें कि इन सब नॉन फाइनेंशियल्स की अपनी अपनी कोई ना कोई रीजनिंग है। कब मैंने सैलरी देनी है, कब मैंने वेज देनी है, कब मुझे आर्ली वेज करनी है, कब मुझे परफॉर्मेंस रिलेटेड करना है, सही है। तो हर एक की अपनी अपनी रीजनिंग है, हर एक का अपना अपना पर्पस है, ठीक है। जब हम नॉन फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़े से वर्ड्स मिलते जुलते हैं, लेकिन काफी सारे हैं और मिलते जुलते वर्ड्स हैं सारे के साथ।
of job enlargement, enrichment, rotation and blah 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 चीजों के बारे में. So we basically are talking about the non-financial things. अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि non-financial का या financial के लिहाज से अगर आप बात कर रहे हों तो important चीज ये आती है कि कब आपका क्या काम किस तरह से चल रहा है. और अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका काम सही तरीके से चल रहा है तो फिर आप उसी तरह से काम करते रहते हैं. ठीक है, अगर आपको समझ आती है कि यार मेरा नॉन फाइनेंशियल से टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो यू कीप ऑन डूइंग नॉन फाइनेंशियल्स. सही है. और सिंस फाइनेंशियल्स जो हैं ऐसे बेस्ड है और कंपनी इज वेरी रिलक्टेंट टू पे मनी देन रिसीव मनी. ठीक है. सो अगर वो पे कर रही होगी तो वो इतना ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन अगर वो रिसीव कर रही हो, पैसे मिल रहे हो तो वो बहुत खुश होगी. सही है. एंड दैट इज द रीजन वेयर कंपनीज में आमतौर पे फाइनेंशियल मोटिवेशन को आखिरी रिजॉर्ट समझा जाता है एज कंपेयर टू योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. तो पहले मैनेजर्स जितने भी होते हैं वो पहले नॉन फाइनेंशियल्स को ज्यादा फोकस करते हैं. ठीक है. और नॉन फाइनेंशियल्स के साथ जो है वो पहले खेलते हैं और जब वो नॉन फाइनेंशियल्स कंप्लीट हो जाते हैं तब वो जाते हैं और कहते हैं ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स की. So they basically give you a big, huge cake of non-financial motivation to make you happy, and then sprinkle little bit of financial motivation, just like they sprinkle some candies over it or some nuts over it. तो जो केक वर्सेस नट्स का जो रेशो होता है किसी भी केक के अंदर, दैट इज द रेशो ऑफ नॉन फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल्स. तो फाइनेंशियल्स जो है दे आर जस्ट नट्स, फ्यू नट्स ओवर देयर, एंड द होल बिग केक इज बेसिकली योर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. तो ये एक तरह का रेशो होता है. अच्छा, क्या हम ये चीज एग्जाम्पल पेपर में लिख सकते हैं? जी नहीं. ठीक है. आप ये पेपर में ऐसा से बातें नहीं कर सकते. ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, जस्ट टू इंश्योर के हाउ रियल थिंग हैपेंस. ठीक है. वो हम बात करें. देयरफॉर हम पहले बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल्स के लिहाज से, पहले हम इसकी बात करेंगे. ठीक है. और फिर हम लोग लेटर ऑन जो है फिर हम इसकी बात करेंगे. सही है. सो ये चीजें ध्यान रखिए कि पहले हम लोगों ने इसकी बात करनी है एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. ठीक है. सो पहले जरा हम लोग नॉन फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉन फाइनेंशियल्स होती है. ये आप पहले लिख लो सारे के सारी, लिस्ट डाउन कर लो. ठीक है. अच्छा, अब सिचुएशन इस तरह से है जनाब कि हमारे पास जो कोई काम है. ठीक है. जरा ये मैं टेबल के लिहाज से समझा रहा हूँ क्योंकि तीनों चीजें मिलती जुलती है.
चौथी चीज जो है उसको भी साथ में एम्बेड करूंगा, जॉब रीडिजाइन को इसी के साथ अटैच करूंगा, तो लेकिन मैं शायद उसके बारे में लिखूं। लाइंस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं, जस्ट डू नॉट कंसिडर दिस थिंग्स। अच्छा जी, अब जरा समझने की कोशिश करो। पहली बात आ रही है जी जॉब इन लार्जमेंट की, सही है। जॉब इनलार्जमेंट बेसिकली क्या चीज होती है कि आपको अपने ही काम के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर कर दी जाती हैं सेम काम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टीचिंग एएस का बिजनेस, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बिजनेस पढ़ाना है, ठीक है। तो अब मुझे कहा यह जा रहा है कि दानिश आपको, क्योंकि हम आप पे डिपेंड या ट्रस्ट ज्यादा कर रहे हैं, देयरफॉर अब आपको एएस के साथ साथ A2 भी पढ़ानी है, और वो भी बिजनेस की ही पढ़ानी, ठीक है। तो मुझे एएस तो पढ़ानी ही है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनली मुझे अब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, मेरी जॉब इन लार्ज होगी। जैसे आप अपनी तस्वीर को इन लार्ज करते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन में तस्वीर खींची, अब आपने इन, जब आप तस्वीर को जूम करते हैं तो अपनी तस्वीर को आप इन लार्ज करते हैं। पहले आप दूर से दिख रहे होते, जब करीब करते हैं, जूम करते हैं, तो आप करीब से अपने आप से डर सकते, ठीक है। तो पहले आप दूर से मनहूस लग रहे होते, मेरा करीब से मनहूस लग रहे हो, दैट्स बेसिक काइंड ऑफ थिंग। सो ये चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाती है। जब कभी भी हम बात करते हैं इनलार्जमेंट के अंदर, तो ये याद रखो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, सही है। और आपका जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे इंक्रीज होती है, वो आपकी सेम डोमेन के अंदर होती है, जिस तरह का हम काम कर रहे होते हैं उसी के अंदर होती है। इफ वी आर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो हमें अब एक और फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें। फॉर एग्जाम्पल आप वेल्स कॉलेज के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर एक बंदा जो है वो बेसिकली देखते हैं एडमिशन, अब उसकी जॉब को इन लार्ज करना है, तो हम कहेंगे बेटा अब आप जो है ना, आप सिर्फ ए लेवल्स के एडमिशन नहीं देखोगे, आप ओ लेवल्स के भी एडमिशन देखोगे, मतलब एडमिशन रिमेन सेम, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि ये जो भी आपकी जॉब है या जो भी आपकी डोमेन है वो सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब कभी आप बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ जॉब इनलार्जमेंट, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, लेकिन और इन सेम डोमेन, ठीक है, सेम डोमेन के अंदर होंगी। अच्छा, क्या मुझे प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होगी? क्या मैं ए लेवल्स के एडमिशन देख रहा हूँ? जी हाँ, अब आपको पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन्स इंटेक्ट, ये रिमेन्स इंटेक्ट हो, ये चीज नहीं हो रही, सही है। एंड अच्छा एक काम करते हैं, जरा मैं जरा इसको दूसरे कलर से लूंगा, ठीक है, इंटेक्ट। अच्छा, अब कंपनीज का ओरिजिनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर जॉब एनलार्जमेंट? इनका जो पर्पस होता है इज टू मेक, सही है, अगर आपने एम्प्लॉय को एक्सपर्ट बनाना है, तब आप ओरिजिनली क्या करेंगे कि आप ये बात करेंगे कि ठीक है, मुझे जो है इस बंदे को अब वो बनाना है, एक्सपर्ट बनाना है, इसलिए मैं इससे हर लेवल के ऊपर काम करवाऊंगा सेम चीज का, क्योंकि मुझे एक्सपर्ट करवाना। अब उसको ओ लेवल्स के एडमिशन भी दे दिए, उसको ए लेवल्स के एडमिशन भी दे दिए, फिर थोड़े अर्से का उसको भी अब आपको मिडिल स्कूल का एडमिशन भी दे रहे हैं। तो अब उसको एडमिशन के अंदर क्या करना है? उसको नॉन स्टॉप, उसको जो है उसको वो दिया जा रहा है, क्या कहते हैं, अ, काम दिया जा रहा है। तो उस काम देने से हो क्या रहा है कि उसका एक्सपीरियंस सेम डोमेन में बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर कोई बंदा हमारा मार्केटिंग के अंदर है, वो सेल्स का काम करता है, तो उसको कहा गया तुम्हारी सेल्स क्या किस एरिया में सेल्स कर, वो कहता है यार सर जी मेरा जो सेल्स का जो एरिया है वो बफर जोन का एरिया। कहता है ठीक है जी, एक काम करें, हम आपको फेडरल भी एरिया, सेल्स का ही काम, अब फेडरल भी एरिया भी, मीनिंग अब उसको और बड़े एरिया के अंदर वो काम करेगा, मीनिंग अब वो सेल्स का और एक्सपोर्ट होगा, थोड़ा सेल्स का गया, अब आपको कुछ इकबाल का एरिया भी है। See, this is how you just keep on doing the same sales वाला काम and you become expert. लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जॉब इनरिचमेंट की,
अब ये इन्फ्रेशमेंट को ऐसे समझो जैसे आप अपनी तस्वीरों के अंदर फिल्टर डाल, सही है, अच्छे भले हो, सही है। अब तस्वीर भाई मेरी, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तस्वीर खींचता हूँ, अब उस तस्वीर को मैं जूम कर करके देखता रहता हूँ, तो मैं पहले अजीब सा दूर से दिखता था, अब मैं अजीब सा करीब से दिखूँ। प्लस अगर मैंने बहुत हाई एचडी क्वालिटी का कैमरा भी ले लिया, जो कि तकरीबन कोई 500 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, तो भाई उससे होना कि मेरी शक्ल थोड़ी चेंज होगी। तो मैं मैक्सिमम तस्वीर को और बड़ा या उसको मैं कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ विदाउट ब्रेकिंग आउट द पिक्सल्स, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन थोड़े अर्से बाद मुझे पता चला कि यार मैं थोड़ा सा काला आ रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, इस कालेपन को सही करने के लिए मैं करता हूँ थोड़े से फिल्टर्स लगाता हूँ। तो मैंने पीछे बैकग्राउंड के अंदर मैंने ग्लो डाल दिया, थोड़ी सी मैंने कंट्रास्ट बढ़ा दी, मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दी, अजीब लग रहा था कि शक्ल में से नूर निकल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, कैंडी आई कर देते हैं अपने आप को, ताकि मेरी आंखें मोटी मोटी नजर आए। तो खूबसूरत खूबसूरत आंखों के साथ मैंने वो तस्वीर खींच ली। फिर पता चला यार ये थोड़ी सी जो है ना मेरी तस्वीर के अंदर, अगर मैंने और ओवल कर दूं और अपनी स्माइल को थोड़ा सा और बेहतर कर दूं या ये सब, तो 10,000 मैंने चीजें उसमें इम्प्लीमेंट की, ठीक है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने वो तस्वीर अपने इंस्टा पे या वो तस्वीर मैंने अपने फेसबुक के अकाउंट के कवर पेज पे डाल दी, और लोगों ने उस पर लाइक करना शुरू कर दिया। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली ट्राइड टू इनरिच माय तस्वीर, क्योंकि अगर कोई बंदा मुझसे अब रियल लाइफ में मिलेगा तो मेरे शक्ल में से नूर तो निकलता नहीं है, सही है। वो कहेगा तू तो वहां पर इतना गोरा लग रहा था, यहाँ पर इतना काला चिपड़े क्यों लग रहा है? भाई वो इसलिए क्योंकि फिल्टर लगाया था इनरिच की। तुम्हारी आंखें तो हमारी बड़ी मोटी मोटी नजर आ रही थी, तुम्हारे बटन हैं आंखों की जगह पे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो तुमने बड़ी अपने शक्ल को ओवल फेस बनाकर अपने थोड़े से क्या कह सकते हैं एंगुलर फेस कट बनाया था, बड़ा मैस्कुलिन लग रहा है, तुम्हारा तो पूरा गोले के तुम्हारा मुंह है। मीनिंग original job is something else, but you basically are putting up a lot of extra things in it, सही है, enrich कर रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे आपको enriched milk मिलता है, सही है। enriched milk का मतलब क्या है कि now you basically are not having only simple milk, बल्कि उसके अंदर enrich कुछ minerals के साथ, extra calcium, extra magnesium के साथ आप वो दूध हासिल कर रहे हैं, तो extra चीज डाली जाती है। सो enrichment में क्या है, enrichment के अंदर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज की जाती है, ठीक है, लेकिन डोमेन जो होती है वो डिफरेंट होती है, सही है। अगर मैं अब बिजनेस पढ़ा रहा हूं, मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि दानिश आपको ओ लेवल्स की बिजनेस दी जाएगी, मुझे ये कहा जाएगा कि दानिश आपको एक काम कर रहे हैं कि आपको जो है करियर काउंसलिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, आप थोड़ी सी करियर काउंसलिंग भी करें। अब वो करियर काउंसलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन देन टीचिंग। देयरफॉर आई कैन से कि मेरी जॉब क्या हो गई है, इनरिच हो गई है। इट्स नॉट एनलार्ज्ड, इट्स इनरिच्ड, सही है। तो ये याद रखो कि कंपनीज जो है वो ज्यादातर इनरिचमेंट और एनलार्जमेंट के साथ ज्यादा खेलती है, ठीक है। क्या मुझे पुराना काम करना पड़ेगा, क्या मुझे बिजनेस पढ़ाना पड़ेगा? जी हाँ, आपको बिजनेस तो पढ़ाना है, आपको एक्स्ट्रा काम ये करना है कि अब आपको करियर काउंसलिंग भी कर, सही है। ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा इसका? ठीक है, टू मेक एम्प्लॉयज मल्टी स्किल्ड। अब ये मल्टी स्किल्ड बनने से फायदा क्या होगा कि आप किसी एक काम पर आपका फोकस नहीं रहेगा, आप एक से ज्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अपने ड्रॉबैक्स है, वो बात ही कहानी है, लेकिन पहले जरा समझ ले कि होता क्या, ठीक। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखिए कि जब हम लोगों ने जॉब इनरिच कर दिया, जॉब इनलार्ज कर दिया, तो हमारे पास अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज आती है हमारे पास जॉब रोटेशन, सही है। इसमें ओरिजिनली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन यहां पर याद रखो कि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो स्विच हो जाती है और स्वैप हो जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस की जी दो ग्रुप्स बने हुए, एएस के सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। अब थोड़े अरसे के बाद मुझे कहा गया कि दानिश आप सेक्शन ए को पढ़ा रहे थे, अब आप सेक्शन ए को नहीं पढ़ाएंगे, आप सेक्शन बी को पढ़ाएंगे, और सेक्शन बी वाले टीचर सेक्शन ए को पढ़ाएंगे। ये हमने स्विच कर दिया, स्वैप कर दिया। सो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर क्या होगा? सिर्फ स्वैप आएगा और कुछ नहीं आएगा, सही है। और काम क्या होगा? काम जो होगा वो सेम डोमेन में ही हो रहा होगा, सही है। अब पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेक्ट रहेगी? नो।
ठीक है जी, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहेगी। अच्छा, इसको कैसे किया जाएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट? सही है। सो जॉब रोटेशन क्यों की जाती है? जॉब रोटेशन करने का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ये है कि बिजनेसेस आमतौर पे ये चीज देख रहे होते हैं कि जब कभी भी काम किया जा रहा होता है या जब कभी भी काम को किया जा रहा होता है, तो आप एक जगह पर काम करते करते पूरी लोगों के सामने बैठे बैठे आपकी एक सर्टेन रेपुटेशन बन जाती है। ठीक है, या तो आपकी इज्जत हो रही होती है, नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ मास्लो नीड हायरार्की की, सोशल एस्टीम नीड्स, ठीक है, तो अगर मैं उस एस्टीम नीड्स के बारे में बात करूं तो मैं एक जगह पर हूं और मैं वहां पर काम कर रहा हूं, तो हो सकता है शायद जो मेरे ऑफिस कोलीग्स वगैरह हो वो मुझे एक सर्टेन लेवल के लिहाज से ऊपर मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट ना दे रहे, एंड आई डिमांड बेटर रिस्पेक्ट देन आई एम गेटिंग। सो देयर कुड बी अ चांस कि मैं मैनेजमेंट से जाके बात करता हूँ कि सर ये जो मेरे ऑफिस वाले हैं ये मेरे साथ जरा अच्छा नहीं कर रहे, तो आप एक काम करिए ब्रांच चेंज करो। अब ब्रांच चेंज करोगे तो वहां पर नए लोग, नोबडी नोज के पुरानी ब्रांच में कौन थे, नई वाली ब्रांच में कौन लोग। सही है, तो मैं नई वाली ब्रांच में जा सकता हूँ, वहां पे मैं अपना एक नया इंप्रेशन डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, यही वो चीज है जो कि आमतौर पर बैंक्स में होता है, बैंक्स में ट्रांसफर होता है। सही है, आप पहले एक बैंक में बैठे हुए थे, कुछ अर्से बाद दूसरे बैंक में बैठे हुए, क्यों? सो दैट आपको डिफरेंट लोगों से मिलने की आपके अंदर वो आपके ह्यूमन रिलेशंस इंप्रूव होना शुरू हो जाए। यही चीज फोर्सेस में भी होती है, कभी कहीं पर आप डिप्यूट हुए होते, कभी कहीं पर डिप्यूट हुए होते। सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल पंजाब साइड पे आप डिप्यूट हुए हैं तो पूरी फैमिली वहां गई भी है, वहां पर आप काम कर रहे हैं, थोड़े अर्से बाद आपकी पोस्टिंग आ गई है कि जी अब आपको रावलपिंडी शिफ्ट हो रहे हैं, आप रावलपिंडी शिफ्ट हो जाएंगे। क्या अब आप पंजाब साइड पे चीजें देख रहे होंगे? नहीं। क्या आप सेम डोमेन में काम कर रहे होंगे? जी हाँ, क्योंकि आप डोमेन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? सो इस चीज को देख रहे हैं। अब इन चीजों को, इन तीनों चीजों में से अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हुई, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन में अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि अब हम तीसरी चीज, चौथी चीज पढ़ेंगे, जॉब रीडिजाइन, जो असल में इसी से मिलती जुलती चीज है। तो अगर किसी को ये इशू आ रहा है इसके अंदर तो प्लीज वो सब पूछ इन तीन के अंदर। इफ एनीवन हैव इश्यूज प्लीज रेज योर हैंड सो दैट मैं उससे फिर क्वेश्चन पूछूं। प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर रहे थे। ठीक है ना? और सर मैं अगर आप लोगों का सेक्शन ए को पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे कहा दानिश आपको सेक्शन बी को भी पढ़ाना है, तो ये मेरी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेक्शन ए को पढ़ाना। और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब सेक्शन बी को पढ़ाना। तो क्या मैं सेक्शन बी को पढ़ाते हुए साथ साथ मैं पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रख रहा हूं? ठीक है, इफ सो देन दिस इज नोन एज जॉब इनलार्जमेंट, क्योंकि मैं बिजनेस ही पढ़ा रहा था सेक्शन ए को और मैं सेक्शन बी को भी बिजनेस ही पढ़ा रहा हूं, तो डोमेन में चेंज नहीं आया, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेक्ट रह गई। ठीक है, यानी ये पुराना जो सेक्शन ए था मैं उसको पढ़ा ही रहा हूं, अब नए के साथ ये ऐड ऑन है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड ऑन। ठीक है, और क्योंकि मैं दोनों को बिजनेस पढ़ा रहा हूं देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी जॉब इनलार्जमेंट। अगर कहा जाता कि दानिश आप बिजनेस एक को पढ़ा रहे हैं और दूसरे को आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, सही है, एक सेक्शन को आप बिजनेस पढ़ाएंगे और एक सेक्शन को आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अब मुझे बताओ ये क्या चीज है? ये जॉब इनरिचमेंट है, जॉब इनलार्जमेंट है, जॉब रोटेशन, प्रोवाइडेड कि आप बिजनेस वाला सेक्शन आप पढ़ाते रहे। बताओ ये क्या चीज है? एनीवन इन द क्लास? इनरिचमेंट। ये इनरिचमेंट है, शाबाश, ये इनरिचमेंट सही है। तो इनरिचमेंट क्यों है? क्योंकि आपका डोमेन चेंज हो। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि दानिश आप सेक्शन ए को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अब आप सेक्शन बी को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन सेक्शन बी वाले टीचर सेक्शन ए को इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, अब आप स्वैप कर रहे हैं। सही है, जब आप स्वैप कर रहे होंगे तो उसका मतलब पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नो मोर देयर, और जब पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नो मोर देयर देयरफॉर यू कैन से कि नाउ दिस इज बेसिकली द जॉब
क्या कहते हैं, जॉब रोटेशन। ठीक है, तो अहमद समझ आ गई, अहमद पटेल? जैसे शाबाश, ठीक है जी, चलो ओके। अब आ जाते हैं हम जॉब रीडिजाइन के। सही है। अच्छा, जॉब रीडिजाइन असल में होता क्या? ओरिजिनली इट्स का कॉम्बिनेशन ऑफ इनरिचमेंट एंड एनलार्जमेंट। सही है। और इनरिचमेंट और एनलार्जमेंट का जो बेसिक कॉम्बिनेशन है उसमें होता इस तरह से है कि जब आप बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ काम करने के, सो बाज़ औक़ात यू आर नॉट रियली इन डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, बट आप रीअरेंज करते हैं। जैसे आप अपनी कबर्ड को रीअरेंज करते हैं, जैसे अपने कमरे को आप रीडिजाइन करते हैं, तो कमरा की डायमेंशन चेंज होती है? नहीं। सही है, कमरा जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता। ठीक है, हाँ, लेकिन जब आप रीडिजाइन करते हैं तो आप कोई नई चीजें प्लग इन करते हैं, कोई कलर को अच्छा पेंट करते हैं, कोई कोई अच्छी कोटेशन, कोई अच्छी आप टेबल वगैरह लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपका उस कमरे का पर्पस चेंज होता है? क्या आप आपके कमरे को, जो आपका कमरा है, क्या उसको थोड़े अर्से ड्राइंग रूम बना दिया जाएगा? नहीं, वो आपका कमरा ही रहेगा। सही है, लेकिन उसकी वॉल डिफरेंट पेंट हो जाएगी, उसके कर्टन्स हल्के फुल्के से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसकी जो फील है थोड़ी बहुत वो चेंज हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट यू डिड, यू रीडिजाइंड योर रूम, रूम को रीडिजाइन किया। सही है, लेकिन जो असल काम था, जो असल मकसद है, दैट रिमेन सेम। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जॉब तो सेम रही, जॉब में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सही है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीजों को हम रीअरेंज करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट्स लेकर आएंगे, हल्की फुल्की सी ऐसे ग्लिट्स एंड ग्लिटर्स डालेंगे इसके अंदर, जिससे काम जो होगा वो ज्यादा इजी, ज्यादा इंटरेस्टिंग, सही है, और ज्यादा आपके पास जो होगा उसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, अब जैसे मैं खैर मैं भी आपको दिखा नहीं सकता रूम के अंदर, क्योंकि कुर्सियां थोड़ी सी उल्टी पुल्टी पड़ी हुई है। So in this room particularly, there are two walls that are completely white. सही है, and there's another wall जिसमें बोर्ड लगा हुआ है, जो कि तकरीबन कोई एक वॉल से पूरी के पूरे कमरे की विड्थ के लिहाज से लगा हुआ है। एंड सामने एक बड़ा अच्छा सा आंखों को अच्छा लगने वाला एक कलर सामने किया हुआ है, पर्पल कलर का उन्होंने किया हुआ है। आई डोंट नो वेदर इट्स पर्पल कलर और कौन सा मरून कलर के। सर जी, ये कलर कौन सा है? ये पर्पल कलर है? ये कौन सा कलर? पर्पल की कैटेगरी ना, हाँ, कोई पर्पल कैटेगरी के लिखा हुआ, उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई, हिस्ट्री डज नॉट टॉक अबाउट क्विटर्स। ये एक उन्होंने वहां पर जो है वो एक कोटेशन लगा। सही है, अब ये जो कोटेशन लगाई है वो ये कि अगर ये अच्छी से एक भी है कि जी हिस्ट्री ने अगर किसी के बारे में बात कर रही है तो उन लोगों के बारे में बात करता है जिन्होंने एफर्ट की होती है, उनके बारे में बात नहीं करता जिन्होंने क्विट किया। अब ये कोटेशन यहाँ लगाने का, और कोटेशन ऐसे भी नहीं लिखी हुई जैसे मेरी फजूल सी हैंड राइटिंग है, बड़े अच्छे तरीके से फॉन्ट्स को ऊपर नीचे करके डिफरेंट फॉर्म में आई कैचिंग एलिमेंट के लिहाज से उन्होंने लिखा हुआ है। मान लिया कि भाई क्यों लिखा भाई, इससे क्या फायदा? ये पढ़कर बाजों का फीलिंग आएगी यार ट्विटर के ना बारे में लोग बात नहीं करते, जैसे मुझे क्विट नहीं करना, माइट इट समहाउ सम वे समडे इट्स गोइंग टू मोटिवेट। सही है, यू फील गुड। ये रूम के अंदर एक कलर को, एक वॉल को कलर चेंज क्यों किया गया, यार उसके डायमेंशंस को बेहतर लगता है। यहाँ पर क्लास के अंदर ऑरेंज कलर की सीट्स है, ब्लू कलर की सीट्स है, सियान कलर की सीट्स है, सही है, ब्राउन कलर की सीट्स है, मरून कलर की सीट्स है। डिफरेंट कलर की सीट्स क्यों है भाई, इतने सारे कलर्स? ताकि कलर एड्स टू मोर मोर क्या कह सकते हैं, मोर एक्साइटिंग वे ऑफ लर्निंग। तो ओरिजिनली जो रीडिजाइन है, इट्स नथिंग नन अदर देन मेकिंग द एनवायरनमेंट लुक्स गुड। काम वही करोगे लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है, ये साइकोलॉजिकल है कि आप जिस वक्त डिफरेंट कलर्स वाली जगहों पे बैठते हैं, सही है, और आपके सामने कुछ वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, आप नेचर के पास होते हैं, आपका दिमाग ज्यादा चलता है, यू फील मोर इमेजिनेटिव, सही है, यू फील मोर क्रिएटिव। तो ये क्रिएटिविटी को क्लिक करने के लिए काम किया जाता है। सही है, सो इसके बारे में अगर मैं लिखूं,
ठीक है जनाब, समझ आती है चीज? सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड। तो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर व्हाट वी डिड, वी बेसिकली कंप्लीटेड जॉब इनरिचमेंट, जॉब enlargement, जॉब रोटेशन एंड जॉब रिडिजाइन। ये सारे के सारे हम लोगों ने जॉब वाली कहानियां खत्म। इस तरह से फिर हमारे पास इनका एक ब्रैकेट बनता है और फिर इनका एक ब्रैकेट बनता है। सही है, ये कजन्स है आपस में अगर देखा जाए, ठीक है ना। सो ये चार पहले कजन्स थे, इनके बारे में हमने बात कर ली, एक ग्रुप बन गया। फिर हमारे पास डेलीगेशन और एम्पावरमेंट का एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। फिर क्वालिटी सर्कल्स और टीम वर्क का एक ग्रुप है। फिर जो आपकी टारगेट सेटिंग है वो एक जगह। सही है। सो तीनों चीजों से किसका, सबका जॉब रिडिजाइन का जो पर्पस लिखा है ना वो दिखा देंगे। अच्छा ये लो, ओके ठीक है जी, डन हो गई कहानी, गुड है। अच्छा जी, सो दिस इज इट फॉर द क्लास। और कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो बाकी सब के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो जाएं, एंजॉय करें, हैव फन।